हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। आज आपके पास एक नया टॉपिक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल फिजिक्स। सर, ओ लेवल में थर्मल फिजिक्स क्या होता है? ये कोई चैप्टर तो नहीं है, क्योंकि हमने तो सिलेबस पढ़ा है सर। सिलेबस के अंदर थर्मल फिजिक्स नाम का सर कोई चैप्टर नहीं है, एंड दैट्स ट्रू। तो फिर थर्मल फिजिक्स क्या है? थर्मल फिजिक्स असल में तीन चैप्टर्स का कलेक्शन है। आपके सिलेबस में टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड तीन चैप्टर्स हैं। उनमें से एक चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, दूसरे चैप्टर का नाम है काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, और तीसरे चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? आपके पास टोटल तीन चैप्टर्स हैं। मैंने इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ कंपाइल किया हुआ है, और मैं इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर कहता हूं थर्मल फिजिक्स। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बच्चों? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स। क्या होता है थर्मल फिजिक्स? थर्मल फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब लिखा हुआ है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। द नेट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज इज जीरो। क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तो बेटा हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझो। What is the concept of heat and what is the concept of temperature? टेम्परेचर तुम्हें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है। हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये तुम्हें उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से पता चलता है। हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। समझ आ गई बात? अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं हीट के बारे में। हीट क्या होती है? इमेजिन करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, और एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है बी। बेटा, ए का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से चैट पर जवाब दें, विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर? कौन सा ऑब्जेक्ट हॉटर है, ए या बी? ए का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर? कम ऑन, टेल मी द आंसर ऑन द चैट। कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है गिवन द टेम्परेचर्स? टेम्परेचर्स को देखते हुए बताइए जल्दी से। आई स्टिल डोंट हैव एनी आंसर। कम ऑन बच्चों, क्या हो गया? बहुत आसान सवाल पूछा मैंने पूछा विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर। ठीक है भाई, जवाब आया ऑब्जेक्ट ए इज हॉटर, एंड दैट्स करेक्ट। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो गर्म ऑब्जेक्ट होगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो ठंडा ऑब्जेक्ट होगा। अब मेरा है दूसरा सवाल आपसे। आपको क्या ये बात पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट गर्म हो और एक ऑब्जेक्ट ठंडा हो, तो गर्म ऑब्जेक्ट और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर होती है? क्या ट्रांसफर होती है? हीट ट्रांसफर होती है। सवाल ये, हीट कौन से ऑब्जेक्ट से कौन सा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है? तो जवाब सुन लो, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले ना हीट क्या है, तो आप बोलेंगे हीट असल में एक एनर्जी होती है। हीट क्या होती है? एनर्जी, जो कि क्या होती है? ट्रांसफर होती है। कहां से कहां ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी। अगर तुम एक गर्म ऑब्जेक्ट रख दो और एक ठंडा ऑब्जेक्ट रख दो, तो हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी? जल्दी से बताओ। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी। हीट का नेचर है। क्या है हीट का नेचर? हीट का डिफॉल्ट नेचर है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ आ गई बात? तो यहां पर इसीलिए हीट का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो पहले तो मुझे बताओ, हीट समझ आ गया? हीट क्या है बच्चों? व्हाट इज हीट? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज हीट, आप बोलेंगे सर हीट इज एन एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और फिर मैं पूछूं बेटा हीट क्या करती है, आप बोलेंगे सर हीट ट्रांसफर होती है। मैं पूछूंगा हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है, तो आप जवाब देंगे हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम। जल्दी से बताएं, हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल है। इमेजिन करो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर ही सेम हो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाए, फर्स्ट करो ऑब्जेक्ट ए है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जेक्ट बी है, उसका टेम्परेचर भी है 25 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हम्म हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? जल्दी से चैट पे जवाब दो। ए से बी जो होगी, या बी से ए होगी, या होगी ही नहीं? व्हाट विल हैपन टू द ट्रांसफर ऑफ हीट?
द राइट आंसर इज हीट ट्रांसफर नहीं होगी, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। बट सवाल ये कि सर व्हाई द हीट विल नो लॉन्गर ट्रांसफर। बेटा हीट ट्रांसफर के लिए क्या होना जरूरी है? हीट ट्रांसफर के लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगी। यहां तो ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है, और अगर दोनों टेम्परेचर सेम है तो ऐसी स्टेट को आप फिजिक्स में कहते हैं, जैसे अलीशा ने भी चैट पे जवाब दिया, इसे हम फिजिक्स की जबान में कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाए, और जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उनके दरमियान, उनके बिटवीन हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर यहां पर होगा ही नहीं। ठीक है, नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर whenever there is a thermal equilibrium between two objects, there will not be any heat transfer। तो आई होप आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। यानी हीट का ट्रांसफर सिर्फ कब होता है? when two objects are at a difference in temperature, when the two objects have the same temperature, the net transfer of heat becomes zero। तो एक बार जल्दी से थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ो, और डेफिनेशन पढ़कर मुझे बताओ कि तुम्हें थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। क्या बताया मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में? मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हीट ट्रांसफर होती है, कब? जब उनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर हैं, तो द नेट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द बॉडीज विल बिकम जीरो। तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम समझ आ गया। वेरी गुड बच्चों को, थर्मल इक्विलिब्रियम आई होप समझ आ गया है। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के बाद एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये समझना बड़ा जरूरी है। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कब आपको गर्म महसूस होता है, कब आपको ठंडा महसूस होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सामने गर्म चाय का कप रख दूं और आप इस गर्म चाय के कप को टच करो, क्या करो आप गर्म चाय के कप को टच करो, तो क्या होगा? सवाल है मेरा, अगर आपने गर्म चाय के कप को टच किया, ये आपका हाथ है, आपने हाथ से कप को टच किया, बताइए क्या होगा? पहले तो बताएं ज्यादा गर्म कौन है, हाथ ज्यादा गर्म होता है या गर्म चाय का कप ज्यादा गर्म होता है? मैंने अभी अभी चाय बना के आपको लाके दी है, मैंने एक चाय बनाई और चाय बना के आपको कप में लाके सर्व कर दी। आप बताएं ज्यादा गर्म कौन है, कप ज्यादा गर्म होगा या हाथ ज्यादा गर्म होगा? जवाब आया सर, कप इज गोइंग टू बी हॉटर, एंड दैट इज करेक्ट। कप का टेम्परेचर आपके हाथ के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो मेरा एक सवाल है, हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? हीट का ट्रांसफर कप टू हैंड होगा या हैंड टू कप होगा? हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा, कप टू हैंड और हैंड टू कप? जल्दी से बताओ। वेरी गुड बेटा, हीट हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। यहां पर हॉट ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पर हॉट ऑब्जेक्ट है कप, और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन है? कोल्ड ऑब्जेक्ट है हैंड। तो हीट का ट्रांसफर यहां पर कहां से कहां होगा? हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम कप टू हैंड, फ्रॉम कप टू हैंड। और अगर आपकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है आपकी बॉडी? हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो तुम कैसा फील करोगे? तुम हॉट फील करोगे। हमें कोई चीज गर्म कब लगती है? जब उस चीज से हीट निकलकर हमारे अंदर आ जाए। इस वक्त कप से हीट निकलकर हमारे अंदर आ रही है, तो इसीलिए हमें वो चीज गर्म महसूस होती है। इसका मतलब हॉटनेस की सेंसेशन का क्या मतलब है? व्हेन डू यू फील हॉट? यू फील हॉट व्हेन यू आर एब्जॉर्बिंग हीट, राइट? व्हेन डू यू फील हॉट? You feel hot when you are absorbing heat. And when do you absorb heat? You absorb heat due to the difference in temperature. When your body is colder than the surrounding. अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा और आपका टेम्परेचर गर्म है, तो हीट सराउंडिंग से आपके अंदर घुसेगी, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो ये मेरा हाथ है, और मैंने अपने हाथ से आइस क्यूब को टच कर लिया। किसको टच कर लिया? आइस क्यूब्स को टच कर लिया, ये आइस है। अब मुझे बताओ ज्यादा गर्म कौन होता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है? हाथ का टेम्परेचर ज्यादा होता है या बर्फ का टेम्परेचर ज्यादा होता है? विच इज हॉटर?
वेरी गुड। जब आप अपने हाथ से बर्फ को टच कर रहे हैं तो आपका हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट है और आइस एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब बताओ हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा। रिमेंबर दैट हीट हमेशा ट्रांसफर होता है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हॉट ऑब्जेक्ट कौन है सेकंड डायग्राम में। हाथ जो है ना, आपका हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट है और बर्फ एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा। हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम द हैंड टू द आइस। वेरी गुड। यानी आपके हाथ से हीट निकलकर बर्फ में चली जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, आर यू एब्जॉर्बिंग हीट और आर यू रिलीजिंग हीट। आर यू एब्जॉर्बिंग हीट और आर यू रिलीजिंग हीट। यहां पर आप हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, यहां पर आप हीट को रिलीज कर रहे हो। और जब आप हीट को रिलीज करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। आपको कोल्ड महसूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्म लगना और ठंडा लगना दोनों का ताल्लुक हीट से है। आपको गर्मी कब लगती है, जब आप हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको ठंड कब लगती है, जब आप हीट को रिलीज करते हैं। यानी गर्मी लगना और सर्दी लगना, है ना, ये दोनों चीजों का ताल्लुक हीट से है। जब आपकी बॉडी, आपका हाथ, आपका जिस्म हीट को एब्जॉर्ब करता है, आपको गर्मी लगती है। जब आपकी बॉडी, आपका हाथ, आपका जिस्म, जब वो हीट को रिलीज करता है, आपको सर्दी लगती है, आपको ठंड लगती है। समझ आ गई बात। एक बात बताओ, मई जून जुलाई ये सारे महीने गर्मी के महीने, इनमें आपको गर्मी लगती है। आपको गर्मी क्यों लगती है। आर यू एब्जॉर्बिंग हीट और आर यू रिलीजिंग हीट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट कॉन्सेप्ट। गर्मियों में गर्मी लग रही है, दैट मीन्स यू आर एब्जॉर्बिंग हीट। सर्दियों में ठंड लगती है। ठंड क्यों लग रही है बेटा, आपको ठंड इसलिए लग रही है बिकॉज यू आर, क्या ठंड में इसलिए लगती है क्योंकि हम एब्जॉर्बिंग कोल्ड कर रहे होते हैं। वी आर एब्जॉर्बिंग कोल्डनेस। बेटा कोल्डनेस कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग सच एज कोल्ड। फिजिक्स कहती है कि जहां हीट ज्यादा होगी वहां हॉटनेस होगी, जहां हीट कम होगी वहां कोल्डनेस होगी। यानी कोल्डनेस का ताल्लुक भी हीट से ही है। दोनों चीजें हीट से जुड़ी हैं। अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं यू विल फील हॉटर, अगर आप हीट रिलीज कर रहे हैं यू विल फील कोल्डर। तो मुझे जल्दी से थम्स अप देकर बताओ कि आपको सर्दी लगना और गर्मी लगने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। व्हेन डू वी फील हॉट एंड व्हेन डू वी फील कोल्ड, ये वाली बात समझ आ गई। चले तो हॉटनेस और कोल्डनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हमने ये तो सुन लिया कि हीट ट्रांसफर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, लेकिन वो होता कैसे, अब हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी। जरा पहली लाइन पढ़े। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन में लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी या हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। पहले तो आपको यह बता दिया कि हीट ट्रांसफर कब होता है। हीट ट्रांसफर कब होता है, जवाब है हीट ट्रांसफर सिर्फ तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा। When there is a hot object and there is a cold object, heat transfers from hot object to cold object. तो बेटा मैं आपसे कह रहा था कि हीट ट्रांसफर कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो। और हीट ट्रांसफर हमेशा कहां से कहां होता है। हीट ट्रांसफर होता है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये बातें भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर होने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीकों से थर्मल एनर्जी या हीट ट्रांसफर होती है। उन तीन तरीकों के नाम है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कितने तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है, तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है। पहले तरीके का नाम है कंडक्शन, दूसरे तरीके का नाम है कन्वेक्शन और तीसरे तरीके का नाम है रेडिएशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। पहले कंडक्शन के बारे में पढ़ें। लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और कंडक्शन कहाँ होता है। इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन सॉलिड्स। कंडक्शन किन में होता है बेटा, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें बड़ा ना एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा ना, तुम्हें कंडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझो। सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज कंडक्शन। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक अदद रॉड है। क्या है, एक अदद रॉड है।
और जाहिर है ये रॉड किससे बनी है, रॉड बनी है एटम से। ये जो मैं छोटे छोटे सर्कल्स बना रहा हूँ, ये छोटे छोटे सर्कल्स क्या हैं, ये एटम्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं इस रॉड के। ये छोटे छोटे जो मैं बना रहा हूँ गोले, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं इन द रॉड। आप इस रॉड के दोनों कॉर्नर्स के नाम रख दें, एक कॉर्नर का नाम रख दें ए और एक कॉर्नर का नाम रख दें बी। आप रॉड का एक कॉर्नर पकड़ के खड़े हो जाएं, एक कॉर्नर पकड़कर खड़े हो जाएं। कौन सा कॉर्नर पकड़ा हुआ है आपने रॉड का, आपने कॉर्नर बी पकड़ा हुआ है। अब आप क्या करें पता है, ये जो कॉर्नर ए है ना, कॉर्नर ए, कॉर्नर ए को हीट करें। आपने रॉड कहां से पकड़ी हुई है, आपने रॉड पकड़ी हुई है बी की तरफ से, बी वाली साइड से। और आप रॉड को गर्म कहां से कर रहे हैं, आप रॉड को ए से गर्म कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, क्या थोड़ी देर के बाद आपको हाथ में वो रॉड गर्म महसूस होगी या नहीं होगी? आर यू गोइंग टू फील द रॉड हॉटर एट एंड बी एज वेल? आप रॉड को कौन से कोने से गर्म कर रहे हैं, आप रॉड को ए वाली साइड से गर्म कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल यह है कि क्या वो हीट जो कि आप ए वाली साइड को दे रहे हैं, क्या वो बी वाली साइड पे भी पहुंचेगी? यस और नो का जवाब है बेटा। इज द अदर साइड ऑफ द रॉड ऑल्सो गोइंग टू हीट अप और नॉट? द अदर साइड ऑफ रॉड, इज इट ऑल्सो गोइंग टू हीट अप? व्हाट डू यू थिंक? ओके, जवाब आया यस सर, द अदर साइड ऑफ द रॉड विल ऑल्सो हीट अप। ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर अदर साइड हीट अप हुई है तो वो हीट अप कैसे हुई है? ऐसा क्या हुआ कि जो अदर साइड है वो भी हीट अप हो गई? व्हाट हैपेंड? हाउ द अदर साइड ऑफ द रॉड हीट अप? चलो मैं इसका एक जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब बड़ा आसान है, मैं अब बताने जा रहा हूँ रॉड कैसे हीट अप हुई है। रॉड हीट अप हुई है पार्टिकल्स की वजह से। ये जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो हैं या ये एटम्स जो हैं, ये पता है क्या कर रहे हैं, ये हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? रॉड के एटम्स या रॉड के पार्टिकल्स हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। सवाल ये सर ये कैसे कर रहे हैं, चले मैं आपको जवाब देता हूं। जब आप रॉड को हीट करेंगे, पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाएगी, पार्टिकल्स के अंदर आ जाएगी एनर्जी। क्या आ जाएगी पार्टिकल्स के अंदर? पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाने की वजह से ये पार्टिकल्स जोर जोर से क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट। बेटा वाइब्रेट ये पहले भी कर रहे थे, मगर अब ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। तो यहां पर आप एक वर्ड याद कर लें, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली। फिर से सुने, जब आप कॉर्नर ए को गर्म करेंगे, जब आप रॉड की एक साइड को गर्म करेंगे, कौन सी साइड को गर्म किया आपने, ए को गर्म किया या बी को गर्म किया? आपने ए को गर्म किया। जब आप ए वाली साइड को गर्म करेंगे तो वहां के पार्टिकल्स क्या गेन कर लेंगे, they will gain kinetic energy, and when they gain kinetic energy they will start vibrating vigorously। पहले अगर वो कम कम वाइब्रेट कर रहे थे, तो अब वो ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। पहले वो कम कम वाइब्रेट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। और अगर पार्टिकल ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो अपने बराबर वाले पार्टिकल्स से टकराएंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से टक्कर करना शुरू कर देते हैं। और जब पार्टिकल टकराता है तो पार्टिकल वन की एनर्जी टू में भी आ जाएगी। फिर जब टू थ्री से टकराएगा तो वहां पे एनर्जी चली जाएगी। फिर जब थ्री वाला फोर वाले से टकराएगा तो वहां पे भी एनर्जी चली जाएगी। इसका मतलब हो क्या रहा है, पार्टिकल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद वन अनदर। तो फिर से सुने क्या हुआ, मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं बेटा। यू हीटेड द रॉड फ्रॉम एंड ए। From where did you heat the rod? You heated the rod from end A. Then what happened? The particles gained kinetic energy. Particles क्या gain कर लेंगे जल्दी से बताओ? Particles gain kinetic energy. And when they gain kinetic energy, what happens next? Sir, they were vibrating, but now they will start vibrating vigorously। यानी वो पहले भी वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और अगर वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा बताओ?
Now they will not only vibrate, they will collide with the neighbor particles. And when they collide with the neighbor particles, they will transfer energy from particle to particle by vibrations and successive collisions. पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, सक्सेसिवली कोलाइड कर रहे हैं, और कोलिजन के नतीजे में एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक वक्त आएगा एंड बी भी एंड ए जितना गर्म हो जाएगा, और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो फिर हीट का ट्रांसफर उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन जब तक एंड बी भी ए जितना गर्म नहीं हो रहा, तब तक हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा। तो जल्दी से बताओ, ये तुम्हें कंडक्शन वाली बात समझ आई या नहीं आई, कि ए से बी तक हीट कैसे गई, ये बात समझ आई? वेरी गुड। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेटा, यू हीटेड द रॉड एट एंड ए, देन व्हाट हैपेंड बेटा, उसके बाद द पार्टिकल्स इन द रॉड गेन्ड काइनेटिक एनर्जी and the particles started vibrating vigorously. Energy is transferred from hotter end to colder end, and this results in transfer of heat energy. इतनी सी बात थी। इसे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कंडक्शन कहते हैं। अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्या एटम्स अपनी जगह से खुद उठकर जा रहे हैं, या एटम्स बस अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे हैं? याद रखो, एटम्स खुद मूव नहीं करके जा रहे, एटम्स वहीं पर हैं, बस एटम्स अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं, दे डोंट मूव। ये बात याद करनी होगी। कंडक्शन के अंदर जो मीडियम है ना, मीडियम का मतलब रॉड के एटम्स, मीडियम का मतलब रॉड के एटम्स, यहां पर रॉड के एटम्स क्या कर रहे हैं? रॉड के एटम्स, जल्दी बताओ, रॉड के एटम्स क्या कर रहे हैं? रॉड के एटम्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे। तो इसलिए हम कहते हैं व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड द मीडियम स्टेज स्टिल, मीडियम वहीं रहता है, रॉड के एटम वहीं रहेंगे, बस अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट कर करके वो एनर्जी को एंड ए से एंड बी तक पहुंचा देंगे। ठीक है भाई? अच्छा भाई, अब जरा देख लो, यहां पर एक जुमला लिखा हुआ है, कंडक्शन कहां कहां होता है। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जिसपे मैंने अभी अभी स्टेरिक बनाया है। लिखा हुआ है, इट कैन टेक प्लेस विद इन अ बॉडी और बिटवीन बॉडीज। यानी कंडक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, यानी जैसे आपने रॉड का एक कोना गर्म किया, दूसरा कोना भी गर्म हो गया। और लिखा हुआ है, कंडक्शन होता है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में भी कंडक्शन हो सकता है, और एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर भी कंडक्शन हो सकता है। जैसे ये जो मैंने रॉड हीट अप की है, इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कंडक्शन विद इन अ बॉडी कहूं, या कंडक्शन फ्रॉम बॉडी टू बॉडी कहूं? व्हाट शुड आई कॉल इट? इज इट कंडक्शन विद इन अ बॉडी, और इज इट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी? व्हाट वुड यू से? वेरी गुड। दिस इज कंडक्शन विद इन अ बॉडी, इट इज नॉट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट चली जाएगी। सर, बॉडी टू बॉडी कंडक्शन क्या होती है? बॉडी टू बॉडी कंडक्शन मैं आपको बताता हूं। बॉडी टू बॉडी कंडक्शन क्या होती है? फर्स्ट करो, ये एक पैन है, पैन, एक पैन है, तवा है, और तवे पे एक पराठा बना रहे हैं आप। क्या बना रहे हैं? तवे पर आप पराठा बना रहे हैं। तो तवा है गरम, और तवे से हीट जा रही है पराठे में, पराठा भी गरम हो जाएगा। तो ये कहलाएगा कंडक्शन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये है कंडक्शन फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। विद इन अ बॉडी क्या होता है? एक ही ऑब्जेक्ट के कोने से दूसरे कोने में हीट का ट्रांसफर हो जाना, इज कॉल्ड कंडक्शन विद इन अ बॉडी। तो मैं बताने ये चाह रहा हूं, कंडक्शन दोनों तरीके से पॉसिबल है। कंडक्शन विद इन अ बॉडी भी पॉसिबल है, और कंडक्शन बॉडी टू बॉडी भी पॉसिबल है। बस शर्त यह कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इन कांटेक्ट होना चाहिए। इन कांटेक्ट होने का मतलब है एक दूसरे से उन्हें टच होना चाहिए, तभी कंडक्शन हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन के दो मैकेनिज्म्स। कंडक्शन दो तरीकों से होती है, अब ये दो तरीके जरा पढ़ें। लिखा हुआ है, इट हैज टू मैकेनिज्म्स। कंडक्शन दो तरीकों से होती है। एक लिखा हुआ है थ्रू एटॉमिक वाइब्रेशंस। क्या लिखा हुआ है? थ्रू एटॉमिक वाइब्रेशंस। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। क्या मतलब है इन दोनों का? मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बेटा, आपके पास एक रॉड है, मेटल की बनी हुई, और एक दूसरी रॉड है, ये दूसरी रॉड बनी हुई है ग्लास की।
एक मेटल की बनी हुई है, एक ग्लास की बनी हुई है, रॉड्स बिल्कुल एक जैसी हैं। रॉड्स आइडेंटिकल हैं, यानी बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है भाई। आप मेटल रॉड को एक कोने से गर्म करें, और आप ग्लास रॉड को भी एक कोने से गर्म करें। दूसरा कोना आप पकड़कर खड़े हो जाएं। अब मुझे एक बात का जवाब दें। कौन सी रॉड के अंदर हीट ए टू बी जल्दी पहुंचेगी? ए टू बी कौन सी रॉड के अंदर हीट जल्दी पहुंचेगी? ओके, जवाब आ रहा है कि सर मेटल रॉड के अंदर हीट जल्दी पहुंचेगी। मजे की एक बात बताता हूं, आपका जवाब बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मेटल रॉड में हीट जल्दी पहुंचेगी फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अब मेरा यहां पर एक और सवाल है कि मेटल रॉड में हीट जल्दी क्यों पहुंचेगी? वाई, रीजन? भाई देखे ना, इसके अंदर भी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। पार्टिकल टू पार्टिकल, इसके अंदर भी हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, है ना? तो फिर वाई, वाई मेटल रॉड इज गेटिंग हीट अप क्विकर देन द ग्लास रॉड? ओमेजा गुड कंडक्टर तो है, बट हमें यही तो जवाब देना है कि वो गुड कंडक्टर क्यों है। वॉट इज सो स्पेशल अबाउट इट दैट इट इज अ गुड कंडक्टर? और जवाब ऊपर आ चुका है, मैं उस जवाब को बता देता हूं। बेटा हम यहां पर एक चीज है जो नहीं देख पा रहे। अभी तक हमें यही पढ़ा है, यही पढ़ा है हमने, अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि हीट सिर्फ पार्टिकल टू पार्टिकल जाती है, यानी पार्टिकल पार्टिकल से टकराता होगा और टकराने की वजह से हीट चली जाती होगी। लेकिन हम एक चीज है जो यहाँ पे मिस कर रहे हैं, मेटल के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है जो ग्लास के अंदर नहीं है। क्या कहा मैंने? मेटल के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि ग्लास के अंदर नहीं है। आप पूछेंगे सर व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा फीचर? उस एक्स्ट्रा फीचर का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पता ये चला मेटल के अंदर हीट का ट्रांसफर एक नहीं दो दो तरीकों से होता है। मेटल के अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से भी हीट ट्रांसफर होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन से भी हीट ट्रांसफर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या बोला मैंने, क्या वर्ड इस्तेमाल किया? डिफ्यूजन। बच्चा पूछता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? क्या डिफ्यूजन का मतलब भी वाइब्रेशन है? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं? नहीं, नो नो नो, नहीं। डिफ्यूजन का मतलब वाइब्रेशन नहीं होता। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। पहले तो मैंने आपसे पूछा बेटा मेटल और ग्लास में पहले जल्दी कौन सा कोना गर्म हो जाएगा? मेटल का कोना गर्म हो जाएगा या ग्लास का कोना गर्म हो जाएगा? आपने जवाब दिया सर मेटल विल हीट अप क्विकर। भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है, मगर मेरा सवाल ये कि ये आपको पता कैसे चला? और मेटल में ऐसी क्या खास बात है कि दैट इट ट्रांसफर्स हीट क्विकली? तो जवाब आया मेटल के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर, उस एक्स्ट्रा फीचर का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन मेटल में नहीं होते। क्या कहा मैंने? मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नॉन मेटल के अंदर नहीं होते। और मेटल के अंदर हीट दो दो तरीकों से ट्रांसफर हो रही है। बच्चा पूछता है सर मेटल के अंदर कौन से वो दो तरीके जिनसे हीट ट्रांसफर हो रही है? बेटा मेटल के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है पार्टिकल की वाइब्रेशन और कोलिजन की वजह से। पार्टिकल की वाइब्रेशन और कोलिशन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। और हीट ट्रांसफर होने का जो दूसरा मेथड है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन। सर क्या मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन का मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को लेकर भागते हैं, दौड़ते हैं फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। यानी जब आप कोना ए को गर्म करेंगे, जब आप एंड ए को गर्म करेंगे, तो एंड ए में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को कैरी करके भागना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम एंड ए टू एंड बी।
अब मुझे बताओ मेटल के अंदर कितने मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही है? मेटल के अंदर दो दो मेथड से हीट ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन एंड कोलिजन की वजह से भी हो रही है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से भी हो रही है। अब मुझे बताओ नॉन मेटल के अंदर, ग्लास के अंदर हीट कितने तरीकों से ट्रांसफर हो रही है? वेरी गुड, ग्लास के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है सिर्फ एक तरीके से, और वो एक तरीका कौन सा है? वो एक तरीका है पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन एंड कोलिजन। समझ आ गया? तो अगर कोई तुमसे अचानक पूछ ले, आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ये तो आपने रट्टा मारा हुआ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मगर वाई, क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं? आई एक्सेप्ट दैट, मगर क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं? तुम जवाब दोगे सर, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन हो रही है वो दो दो तरीकों से हो रही है। वो एटम्स की वाइब्रेशन और कोलिजन की वजह से भी हो रही है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की वजह से भी हो रही है। समझ आ गई बात? ये है वो कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे सामने मैं नोट्स प्रेजेंट करने जा रहा हूं और तुम्हें उन्हें रीड करना है। चले भाई, नोट्स आपके सामने आ गए एंड यू आर गोइंग टू रीड देम। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से इन्हें रीड कर लें। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे यही बताया जा रहा है कि सॉलिड्स के अंदर अगर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो ये वाला मेथड कहलाता है एटॉमिक वाइब्रेशन। एटम्स एनर्जी गेन करते हैं, ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, पड़ोसियों से कोलाइड करते हैं, और पड़ोसी पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, वहां पर जरा अलग काम चल रहा है। वहां पर जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करने के बाद वाइब्रेट वाइब्रेट नहीं करते, वो सीधा भागते हुए जाते हैं फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, और हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके मजीद पॉइंट्स भी पढ़ें। ये देखें यहां पे लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं एटॉमिक वाइब्रेशन के बारे में, और राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के बारे में। इन्हें भी पढ़ें जल्दी से, जल्दी से रीड करें। मैं पॉज कर रहा हूं ताकि आप इन्हें एक बार रीड कर लें। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे देखें यही बताया हुआ है कि हीट कब से कब तक ट्रांसफर होती है। हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जब हीट ट्रांसफर एटम्स की वजह से हो रही है तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। मेटल्स के अंदर दोनों तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। समझ आई बात? अच्छा, यहां पर एक सवाल आया सर, एक बार फिर से बता दें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों मेथड्स के बारे में। देखो बड़ा आसान है। एटम्स अगर हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एटॉमिक वाइब्रेशन वाला मेथड कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन वाला मेथड कहलाता है। एटम्स हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? एटम वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को टकरे मारते हैं, और वाइब्रेट कर करके, टक्करें मार मार कर, कोलिजन कर 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 वो हीट को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को कैरी करके भागना शुरू कर देते हैं फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। समझ आ रही है बात? अगर ये एक रॉड है ना, रॉड, रॉड के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने रॉड के एक कोने को गर्म कर दिया हीट करके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर हॉटर एंड से कहां भागना शुरू कर देंगे? कोल्डर एंड तक भागना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हीट यहां तक यानी एंड बी तक पहुंच जाएगी। एटम्स भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है, मूव नहीं करते, अपनी जगह से हटते नहीं है। एटम सिर्फ अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वाइब्रेट कर करके कर करके कर करके टकरे मार मार कर हीट को ट्रांसफर करते हैं।
एंड आई होप इसके बाद आपको कंडक्शन पक्का पक्का समझ आ गया होगा। एक जल्दी से थम्स अप दे दो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आ जाओ भाई जल्दी से, ओहो ये फाइल ही बंद हो गई, सॉरी। अब आ जाओ जल्दी से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। एक काम करता हूं, बजाय डेफिनेशन समझाने के मैं आपको डायरेक्ट इसकी पूरी थियरी समझाता हूं। सुनो भाई होता क्या है। बल्कि डायरेक्ट यहां देखो, यहां पर तुम्हें इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? व्हाट डू यू सी? यहां पर दिखा रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, एक देगची, एक पतीला है, एक सॉस पैन है, और इस पतीले के अंदर आपने भर दिया है पानी। क्या भर दिया है आपने? पानी। कोई लिक्विड भर दिया है या पानी भर दिया है? अच्छा, फिर आप पानी को नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आप पानी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं। सवाल यह है कि पानी को आप कहां से हीट अप कर रहे हैं? पानी को आप बॉटम से हीट कर रहे हैं। कहां से हीट कर रहे हैं? बॉटम से हीट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो टॉप पर, जो सरफेस पर पानी है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गर्म हो जाएगा, है ना? आप पानी को कहां से गर्म कर रहे हैं? आप पानी को नीचे से गर्म कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऊपर जो पानी है, सरफेस पर जो पानी है, वो भी गर्म हो जाता है, हाँ या ना? इसका एक ही मतलब है कि हीट ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर नीचे हीट कर रहे थे और ऊपर भी हीट हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हीट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहां पर एक सवाल है कि हीट ट्रांसफर हुई कैसे? कैसे हुई हीट ट्रांसफर? हम तो पतीले को नीचे से गर्म कर रहे थे। हम तो पानी को नीचे से गर्म कर रहे थे, ऊपर तक हीट कैसे चली गई? ऊपर वाला पानी कैसे गर्म हो गया? इसे कहते हैं कन्वेक्शन। आइए कन्वेक्शन को समझते हैं। अब मैं आपको पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी बता रहा हूं, ये स्टोरी आपने सुननी है बहुत इत्मीनान से। आपने पानी को क्या किया है? आपने पानी को किया है हीट। आपने पानी को कहां से हीट किया है? आपने पानी को हीट किया है बॉटम से, नीचे की तरफ से। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप पानी को नीचे से हीट करेंगे, आपको पता है हीटिंग करने पर चीजें क्या हो जाती हैं? चीजें एक्सपैंड हो जाती हैं। तो पानी क्या हो जाएगा? पानी या लिक्विड क्या हो जाएगा? पानी या लिक्विड एक्सपैंड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या मतलब है लिक्विड एक्सपैंड होना? बेटा देखो, जब तुम पानी को नहीं, इनफैक्ट किसी भी चीज को, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, जब आप किसी भी चीज को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से क्या होता है? हीट करने की वजह से उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। यानी अगर हीट करने से पहले किसी चीज के पार्टिकल करीब करीब थे, हीट करने के बाद उस चीज के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। और पार्टिकल दूर दूर होने से जहां वो चीज कम जगह घेर रही थी, अब वो चीज ज्यादा जगह घेरेगी। इसीलिए आप कहते हैं कि भाई आपका मटेरियल एक्सपैंड हो गया। तो हीट अप करने से पानी भी क्या हो जाता है? पानी एक्सपैंड हो जाता है। फिर से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप पानी को कहां से गर्म कर रहे हैं? आप पानी को कहां से गर्म कर रहे हैं? आप पानी को गर्म कर रहे हैं बॉटम से। तो नीचे जितना भी पानी है वो एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जब आप हीट करते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक्सपैंड होने का मतलब यही है कि वॉल्यूम बढ़ गया। आपको पता है जब वॉल्यूम बढ़ता है तब डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कौन बच्चा बताएगा अगर वॉल्यूम बढ़ गया व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी? चैट पर जवाब दो। डेंसिटी इंक्रीजेस और डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? चैट पर जवाब दो। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी? अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जवाब बिल्कुल सही है, मगर कैसे पता आपको ये? फॉर्मूला में देखें वॉल्यूम का और डेंसिटी का रिलेशन कैसा है। वॉल्यूम
वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ डेंसिटी डिक्रीजेस। पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने से क्या होगा? डेंसिटी कम होने से पानी राइज करेगा। क्या मतलब है राइज करेगा? अब मैं आपको बताता हूं बेटा, लिक्विड्स का एक रूल है। लिक्विड्स का क्या रूल है? लिक्विड्स का रूल ये कि जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चली जाती हैं। पता है आपको ये बात? पता है या नहीं पता? जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चली जाती हैं, सिंक हो जाती हैं। और जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चली जाती है। अब यहां पर एक बड़ा ही अनोखा सवाल आया है, सर पानी में उल्टा होता है। पानी को जब हम फ्रीज करते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। बेटा पानी एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। पानी के अंदर एनॉर्मलिटी है। पानी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है। पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। तो अभी हम पानी से हटकर बेसिक बात कर रहे हैं बिल्कुल। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी जिसकी कम हो जाए वो चीज राइज करेगी। क्या करेगी भाई? वो चीज राइज करेगी। तो ये जितना भी गर्म पानी है, ये गर्म पानी सारा सारा उठकर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ऊपर कैसा पानी था? ऊपर था कोल्ड पानी, डेंस पानी, वो नीचे आ जाएगा। कोल्ड एंड डेंस वाटर सिंक्स। गर्म पानी तो कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। ठंडा पानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे आ जाएगा। और इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। पानी गर्म होकर ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाकर ठंडा होकर नीचे आता रहेगा। गर्म पानी ऊपर जाता रहेगा, ठंडा पानी नीचे आता रहेगा। और इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट बोले, कन्वेक्शन साइकिल बोले, बात एक ही है। अच्छा, कुछ बच्चे पता नहीं क्यों उसे कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं। जाहिलों, ये कन्वेंशनल करंट नहीं है। कन्वेंशनल करंट तो इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा था, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, वो अलग चीज है भाई। ये कन्वेंशनल करंट नहीं है। ये कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन करंट किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन करंट डेंसिटी की वजह से होता है। मैं फिर से पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। तुमने पानी को कहां से गर्म किया? तुमने पानी को नीचे से गर्म किया। नीचे गर्म करने से पानी क्या हो जाएगा? पानी एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होने का मतलब है अब वो क्या करेगा? अब वो राइज करेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जो कोल्ड पानी था, डेंस पानी था, वो क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा। और इससे पानी के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इस मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ठंडा पानी नीचे आता जाएगा, गर्म पानी ऊपर जाता जाएगा। और मजे की एक बात बताऊं, ये कन्वेक्शन करंट सिर्फ लिक्विड्स में नहीं होता, ये गैसेस में भी होता है। ये गैसेस में भी होता है, यानी कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होता है, फ्लूइड्स में होता है। तो आई होप आपको कन्वेक्शन समझ आ गया होगा। जल्दी से एक थम्स अप दे दो। अरे यार, एक काम हो गया। हमने कन्वेक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन कन्वेक्शन के नोट्स तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं। कन्वेक्शन के नोट्स दिखाने थे। पढ़े भाई? ये पढ़े? मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं ताकि आप सुकून से इसे पढ़ लें। देखिए, यहाँ यही बताया हुआ है, जब आप एक लिक्विड को बॉटम से हीट करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को पुश ऑफ करेंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश ऑफ करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी एक्सपैंड हो जाएगा। और अगर पानी एक्सपैंड हो गया मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट बिकम्स लेस डेंस। पानी क्या हो जाएगा बेटा? पानी विल बिकम लेस डेंस। पानी विल बिकम लेस डेंस। पानी लेस डेंस हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है इट राइजेस टू द सरफेस। पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से पानी क्या करेगा? पानी राइज करेगा टू द सरफेस। एंड द कोल्डर एंड डेंसर वाटर एट द सरफेस सिंक्स। जो
ऊपर ठंडा पानी था जो कि डेंसिटी में भी ज्यादा था, वो सिंक कर जाएगा। दिस स्टार्ट्स अ कन्वेक्शन साइकिल, द हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज अंटिल द लिक्विड रीचेस थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तब तक होता रहेगा जब तक नीचे का टेम्परेचर और ऊपर का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और यही चीज गैसेस में भी होती है, और लिखा हुआ है द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन द फ्लूइड इज कूल्ड। आप एक काम करो, आप ऊपर एसी लगाते हो, एसी ऊपर की हवा को ठंडा कर देगा। हवा अगर ठंडी होगी तो एक्सपैंड थोड़ी करेगी। चीजें एक्सपैंड करती हैं गर्म होने पर, ठंडी होने पर वो क्या करेंगी, ठंडी होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हवा की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो नीचे आ जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है। और जो कमरे की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी एसी से बाहर, आउटर उसको बाहर फेंक देगा। कैसा, है ना, मजे का ना। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन का। तो अब समझे कन्वेक्शन की, एक बार जरा डेफिनेशन पढ़े दोबारा। कन्वेक्शन की डेफिनेशन तो पढ़ी ही नहीं। आइए अब कन्वेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कन्वेक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। कन्वेक्शन में थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। सर यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट क्यों कह रहे हैं आप? भाई आप ही बताएं, गर्म पानी ऊपर जा रहा था, ठंडा पानी नीचे आ रहा था, तो इसका मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स बाकायदा मूव करते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है कंडक्शन का और कन्वेक्शन का। अगर आपसे कोई पूछे कंडक्शन में और कन्वेक्शन में फर्क क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कंडक्शन में और कन्वेक्शन में फर्क क्या है, पहला फर्क आप बताएंगे, कंडक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिर्फ अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स सिर्फ वाइब्रेट नहीं करते बल्कि वो मूव करते हैं, मूव। आप ये भी बता सकते हैं कि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में कॉमन है। कन्वेक्शन लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है, फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड ऐसी चीज जो फ्लो करे, लिक्विड्स भी फ्लूइड्स होते हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं। समझ आ गई बात? अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी चीज, द थर्ड कॉन्सेप्ट। और उस थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उस थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम है रेडिएशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन समझाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और बहुत मजे का सवाल है। ये देखो, ये है तुम्हारा सन। क्या है ये सन है। और ये है तुम्हारा अर्थ। क्या आ गया? ये आपकी अर्थ आ गई। अर्थ आ गई, योर सन एंड योर अर्थ। तुम्हें पता है सन से अर्थ तक हीट पहुंच रही है, सन से अर्थ तक हीट पहुंच रही है। अब मेरा सवाल यह है कि सन से अर्थ तक हीट कैसे पहुंच रही है? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है। स्पेस में क्या है? स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब यह हुआ कि सूरज और अर्थ के बीच में देयर इज नो मीडियम। सूरज के और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस, कोई पार्टिकल नहीं है। देयर इज नथिंग जो हीट को लेके जा सके, जो हीट को लेकर जा सके। मतलब सॉलिड्स में अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? मैंने तुम्हें कंडक्शन पढ़ाया था, है ना? कंडक्शन पढ़ाया था ना? कंडक्शन में क्या होता है? पार्टिकल से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और कोलाइड करते हैं और हीट ट्रांसफर होती है। यहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो हीट को ट्रांसफर करे। कन्वेक्शन में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? कन्वेक्शन में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि सर, लिक्विड गर्म होता है, फिर वो लेस डेंस हो जाता है, फिर वो राइज करता है, फिर वो सिंक करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ सन और अर्थ के बीच में क्या मौजूद है बच्चों? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज देयर इन स्पेस, आप बोलेंगे सर देयर इज वैक्यूम इन द स्पेस। तो अगर सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम का मतलब हीट को कुछ लेके जाने वाली चीज ही नहीं है, तो फिर हीट जा कैसे रही है? तो जवाब आया सर, हीट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सन से एक रेडिएशन निकल रही है, उस रेडिएशन का नाम है इंफ्रारेड।
वैसे तो बेटा सन से काफी सारी रेडिएशंस निकलती हैं। सन से लाइट भी निकलती है, लाइट भी रेडिएशन है। सन से अल्ट्रा वायलेट भी निकलती है, वो भी रेडिएशन है। ठीक है, तो सन से रेडिएशंस निकल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ओरहान ये जो तुमने अभी अभी बात की है फोटॉन्स की, बेटा ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैं यहाँ से डिस्कस नहीं करना चाह रहा। यस, फोटॉन्स आर पार्टिकल्स, बट फोटॉन्स आर पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फोटॉन्स बच्चों को पहली बार पढ़ाए जाते हैं, नॉट इन ओ लेवल, नॉट इन ए एस लेवल, बट इन A2 लेवल। A2 में जाके पहली बार फोटोन पढ़ोगे तुम। तो अभी चूंकि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस। अभी मैं तुम्हें सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि सूरज से अर्थ तक हीट कैसे पहुंची। तो जवाब ये है कि सूरज से अर्थ तक हीट ना ही कंडक्शन से आ रही है, सूरज से अर्थ तक हीट ना ही रेडिएशन से आ रही है, बल्कि सूरज से अर्थ तक हीट आ रही, सॉरी, कंडक्शन से आ रही है, ना ही कन्वेक्शन से आ रही है, बल्कि सूरज से अर्थ तक हीट आ रही है रेडिएशंस की मदद से। इंफ्रारेड रेस कहते हैं उन्हें। समझ आ गई बात। और रेडिएशंस की खास बात बताऊं, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर बीच में कोई मीडियम ना भी हो, वैक्यूम भी हो, तो भी ये रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं। समझ आ गई बात। तो आइए मैं आपको रेडिएशन की एग्जाम वो देता हूं, पहले तो डेफिनेशन पढ़े। रेडिएशन की क्या डेफिनेशन लिखी है, क्या डेफिनेशन लिखी है रेडिएशन की? द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। थर्मल एनर्जी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से ट्रैवल हो जाए, इसे रेडिएशन कहते हैं, और उस रेडिएशन का नाम है इंफ्रारेड। सूरज से जो गर्मी लेकर आ रही है ना, वो कौन सी वेव्स हैं जो सूरज से गर्मी लेकर आ रही हैं अर्थ तक? क्या नाम है उन वेव्स का जो सूरज से अर्थ तक गर्मी लेकर आ रही हैं? उन रेडिएशंस का नाम है इंफ्रारेड। समझ आ गई बात। और देखें नीचे एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है? अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, the heat transfer through radiation can also take place in vacuum as it does not require a medium। वही वाली बात कि रेडिएशंस को मीडियम की जरूरत नहीं है। कंडक्शन और कन्वेक्शन को रेडिएशंस की मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती। सही है। सर आपने रेस की जगह वेव्स क्यों बोला बेटा? आप इंफ्रारेड रेस बोलें, इंफ्रारेड वेव्स बोलें, एक ही बात है। खैर है, कोई मसला नहीं। समझ आ गई बात। अच्छा भाई, यहां पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। कभी आपने बॉन फायर पे हाथ सेके? सब नहीं सेके होंगे। जब आप बॉन फायर पे हाथ सेकते हैं, आपके हाथों तक हीट आ रही है ना। सवाल ये कि आपके हाथों तक आग से हीट कैसे आ रही है? आपके हाथों तक हीट कैसे आ रही है? क्या हीट कंडक्शन से आ रही है? क्या हीट कन्वेक्शन से आ रही है? नो। हीट ना ही कंडक्शन से आ रही है, हीट ना ही कन्वेक्शन से आ रही है। हीट आ रही है रेडिएशन से। यानी जब आग लगती है तो आग में से क्या निकल रही होती है? आग में से निकल रही होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या निकल रही होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स, जिनको आप हीट वेव्स कहते हैं। और इनकी खास बात यह है, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इंफ्रारेड वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है। इंफ्रारेड वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। कैसा? सवाल ये कि क्या इंफ्रारेड रेडिएशंस ह्यूमंस और एनिमल्स से भी निकलती हैं? बिल्कुल। मैं इस वक्त इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ, एमिट भी कर रहा हूँ। ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सही है भाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स पढ़ने, 1 2 3 4। पहले आप इन्हें रीड करेंगे, फिर हम इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशंस ऑल द टाइम। पहले पॉइंट के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एमिट भी कर रहा है। यानी इस वक्त आप भी बैठकर जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और आप रेडिएशन को एमिट भी कर रहे हैं। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आप रेडिएशन को एमिट ज्यादा करेंगे। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आप रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे।
देखो, जिन चीजों का टेम्परेचर कम होता है वो एब्जॉर्ब करती हैं, जिन चीजों का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो रेडिएशंस को एमिट करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई। जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे इस वक्त यहां पर बैठकर अभी गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग वार्म। तो गर्मी लगने का मतलब यही है, आई एम एब्जॉर्बिंग मोर रेडिएशन देन आई एम एमिटिंग। यानी एब्जॉर्ब मैं ज्यादा कर रहा हूं बजाय एमिट करने के। अगर आप में से फर्ज करें किसी को ठंड लग रही है, तो इसका मतलब वो रेडिएशंस को एमिट ज्यादा कर रहा है। जब आप हीट निकालते हैं, रिलीज करते हैं, आपको ठंड लगती है। जब आप हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको गर्मी लगती है। जैसे मुझे अगर अभी गर्मी लग रही है, इसका मतलब मैं रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा हूं, है ना। और चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर टेम्परेचर बराबर हो जाए, मेरा टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाए, फिर मैं ना एब्जॉर्ब करूंगा ना एमिट करूंगा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन मेरी बराबर हो जाएगी, फिर मुझे ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। आपने देखा है ना, जब आपकी चाय ठंडी हो जाती है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है ना। चाय ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। सवाल ये कि जब आप गर्म चाय को लाकर रखते हैं वो ठंडी क्यों हो रही है? चाय ठंडी इसलिए हो रही है क्योंकि चाय हीट को लूज कर रही है ना। और चाय हीट को लूज कर रही है, और जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। फिर हीट का ट्रांसफर भी रुक जाता है। सवाल आया, सर क्या रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो सकती हैं या रिफ्रैक्ट हो सकती हैं? जी, ये दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन अगेन ये हम बाद में पढ़ेंगे। ऑलराइट। इसके बाद आ जाएं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, लेकिन पहले हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि रेडिएशन तीन चीजों से अफेक्ट होती है। पहला फैक्टर कहलाता है कलर, दूसरा फैक्टर कहलाता है टेक्सचर, और तीसरा फैक्टर कहलाता है सरफेस एरिया। क्या मतलब है इन तीनों का, ये एक एक करके बात करते हैं। पहले तो कलर की बात करते हैं। देखिए, दो तरह के कलर्स के बारे में पेपर में सवाल आता है, ब्लैक कलर या डार्क कलर, और दूसरा व्हाइट कलर या लाइट कलर्स। पहले तो ब्लैक कलर के बारे में एक फैक्ट लिखा हुआ है, ये फैक्ट जल्दी से पढ़ो। लिखा हुआ है, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स या डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर। और जो चीजें गुड एब्जॉर्बर होती हैं वो गुड एमिटर भी होती हैं। यानी जो चीजें गर्म ज्यादा जल्दी हो जाती हैं वो चीजें ठंडी भी ज्यादा जल्दी हो जाती हैं। व्हाइट कलर या लाइट कलर्स के बारे में लिखा है पुअर एब्जॉर्बर, और जो चीजें पुअर एब्जॉर्बर होती हैं वो एमिटर भी पुअर होती हैं। यानी जो चीजें गर्म देर से होती हैं वो ठंडी भी देर से होती हैं। मैं तुमसे एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं। फर्ज करो तुमने धूप में दो गाड़ियां पार्क कर दी। एक गाड़ी है ब्लैक कलर की, और एक गाड़ी है व्हाइट कलर की। ये दोनों गाड़ियां अंडर सन है। दोनों गाड़ियां धूप में खड़ी हैं, एक ब्लैक कलर की एक व्हाइट कलर की। बताओ कौन सी गाड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी? देखो, गर्म दोनों होंगी, ऐसा नहीं कि एक गर्म होगी एक नहीं होगी, गर्म दोनों हो जाएंगी। जल्दी गर्म कौन सी होगी? वेरी गुड, ब्लैक गाड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है। सही है, ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है, इसलिए ब्लैक वाली गाड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म दोनों ने होना है। बहुत सारे बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्ट है, सर व्हाइट गाड़ी गर्म नहीं होगी ब्लैक गाड़ी गर्म हो जाएगी। अबे दोनों गाड़ियां गर्म होंगी, लेकिन जल्दी गर्म कौन सी होगी? ब्लैक गाड़ी जल्दी गर्म होगी। अच्छा, अब आ जाओ, फर्ज करो शाम हो गई, शाम शाम हो गई, ठीक है, इवनिंग, नो सन, धूप चली गई। अब शाम हो गई तो जाहिर है जो गाड़ियां दोपहर में गर्म हो गई थी अब वो ठंडी भी तो होंगी। अब बताओ कौन सी गाड़ी जल्दी ठंडी होगी? कौन सी गाड़ी जल्दी ठंडी होगी? जवाब आया ब्लैक गाड़ी, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अभी अभी बताया जो चीजें गर्म जल्दी होती हैं वो ठंडी भी जल्दी होती हैं। जो कलर्स गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो एमिटर भी अच्छे होते हैं। जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो एमिटर भी गुड होते हैं। समझ आ गई बात? दूसरा फैक्टर है टेक्सचर। टेक्सचर में पढ़ो, पहले तो ये तुम रट्टा मार लो, टेक्सचर दो तरह के आएंगे पेपर में। एक होता है स्मूथ और शाइनी टेक्सचर, जो बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेक्सचर होता है ना, स्मूथ एंड शाइनी, जैसे गाड़ियों का टेक्सचर होता है। गाड़ियां कैसी होती हैं? गाड़ियां जब फैक्ट्री से बन के आती हैं कैसी होती हैं? स्मूथ एंड शाइनी होती हैं, है ना।
गाड़ियों का टेक्सचर होता है स्मूथ एंड शाइनी, लेकिन बहुत सारी चीजें जिनका टेक्सचर रफ एंड डल भी होता है, रफ एंड डल। जैसे कारपेट है, कारपेट कैसा होता है? क्या कारपेट स्मूथ एंड शाइनी होता है? नहीं ना। कारपेट कैसा होता है? कारपेट रफ एंड डल होता है। कपड़े कैसे होते हैं? कपड़े स्मूथ एंड शाइनी होते हैं? नहीं, कपड़े रफ एंड डल होते हैं, है ना। तो फर्ज करें, पहले तो हम बात करते हैं स्मूथ एंड शाइनी में। स्मूथ एंड शाइनी टेक्सचर गुड रिफ्लेक्टर होता है। गुड रिफ्लेक्टर का मतलब है जैसे ही हीट आएगी, हीट रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। स्मूथ एंड शाइनी टेक्सचर कैसा होता है? गुड रिफ्लेक्टर, यानी वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट को भगा देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, सवाल आया सर इसी वजह से समर कलेक्शन लाइट कलर्स के होते हैं। बिल्कुल, गर्मियों के कपड़े लाइट लाइट से होते हैं ताकि वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करें। आप काले काले जोड़े पहने गर्मियों में, आपको पता चलेगा गर्म हो जाएंगे आप, बिल्कुल, है ना। सलाम है उन खवातीन को जो गर्मियों में भी पर्दा करती हैं और बुरखे पहनती हैं और अबाए पहनती हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि अगर आप काले कलर के, स्पेशली अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हैं, डार्क कलर के वो जो होते हैं कोट्स होते हैं, अबाए होते हैं और बुरखे होते हैं, तो ये तो बहुत गर्मी लगती होगी। बट वी हैव वंडरफुल लेडीज जो कि पहनती हैं माशाल्लाह। ठीक है। खैर, तो मैं बात कर रहा था शाइनी सर्फेसेस की। शाइनी सर्फेसेस गुड रिफ्लेक्टर होती हैं। गुड रिफ्लेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, भगा देती हैं। तो बेटा अगर वो हीट को भगा देंगी तो वो एब्जॉर्बर पुअर है। कैसी है? पुअर एब्जॉर्बर। अगर हीट को भगा दिया मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया, और अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो एमिट भी नहीं करेंगी। सही है। इफ समथिंग इज गुड रिफ्लेक्टर दैट मीन इट इज पुअर एब्जॉर्बर, एंड इफ समथिंग इज पुअर एब्जॉर्बर दैट मीन्स इट इज पुअर एमिटर एज वेल। सही है। सवाल ये कि क्या ये 100% रिफ्लेक्ट करता है? ऑफ कोर्स नॉट। 100% रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते ये, लेकिन ये काफी हद तक रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रफ एंड डल क्या होता है भाई? रफ एंड डल पुअर रिफ्लेक्टर्स होते हैं। पुअर रिफ्लेक्टर्स मतलब वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं करते तो क्या करते हैं? अगर रिफ्लेक्ट नहीं करते तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर एब्जॉर्बर गुड है तो एमिटर भी गुड होंगे। याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चीज हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी वो पुअर एब्जॉर्बर है, और अगर वो एब्जॉर्बर पुअर है तो वो एमिटर भी पुअर होगी। जो चीजें हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, पुअर रिफ्लेक्टर, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो एब्जॉर्ब करेंगी वो एमिट भी करेंगी। समझ आई बात। तीसरा कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का। ये बड़ा आसान है यार, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। जिन चीजों का एरिया ज्यादा होगा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेंगी, एमिट भी ज्यादा करेंगी। जिन चीजों का एरिया छोटा होगा वो चीजों को एब्जॉर्ब भी कम करेंगी, एमिट भी कम करेंगी। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है। जिन चीजों का एरिया ज्यादा होता है दे एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, दे एमिट मोर रेडिएशन। जिन चीजों का एरिया कम होता है दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन, एमिट लेस रेडिएशन। ये कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों को जो चीज याद रखनी है वो ये कि भाई रेडिएशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर कहलाता है कलर, दूसरा फैक्टर कहलाता है टेक्सचर, और तीसरा फैक्टर कहलाता है सरफेस एरिया। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा सवाल इन दोनों के बारे में आते हैं, यानी कलर के बारे में और टेक्सचर के बारे में ज्यादा सवाल आते हैं। सरफेस एरिया के बारे में इक्का दुक्का कभी गलती से आ गया तो आ गया। अब यहां पर एक चैट पे सवाल आया जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं, इसलिए सुनिएगा। सवाल है सर, फर्ज करें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट स्मूथ है और ब्लैक है, दूसरा ऑब्जेक्ट रफ है और वाइट है। कह रहे हैं ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा? विच विल एब्जॉर्ब मोर? कौन सा ऑब्जेक्ट रेडिएशंस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? अब पेपर में तुमसे इस तरह सवाल पूछेंगे नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पे आप इस तरह बता नहीं सकते। ब्लैक ऑब्जेक्ट जहां गुड एब्जॉर्बर होता है वहीं स्मूथ ऑब्जेक्ट पुअर एब्जॉर्बर भी होता है। व्हाइट ऑब्जेक्ट पुअर एब्जॉर्बर होता है मगर रफ ऑब्जेक्ट गुड एब्जॉर्बर होता है। तो सवाल इस तरह से पूछेगा नहीं एग्जामिनर जहां पे एक बच्चे को कोई एम्बिग्विटी हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए। एग्जामिनर सवाल इस तरह के पूछेगा जहां पे इस तरह के कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैंने जो वर्कशीट अपलोड की हुई है उसमें भी बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इसके, डोंट वरी।
इनफैक्ट आज की क्लास को हम यहीं तक रखने वाले थे और टाइम भी हो गया। जो नेक्स्ट क्लास है मैं आप उसमें ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। थर्मल फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू एंड इन 1 और 2 क्लासेस, ये कम से कम 3 क्लासेस तक चलेगा। ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।